नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की तीसरी यूनिट साहित्य शास्त्र पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। जो कहानियों की यूनिट है वो तो चली रही है, लेकिन ये साथ में शुरू कर रहे हैं। डेली के 2 सेशन करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा हो जाए परीक्षा तक। आज की जो यूनिट है वो है साहित्य शास्त्र से संबंधित। साहित्य शास्त्र क्या होता है तथा इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारी यूनिट है साहित्य शास्त्र, उसमें हमारे पास में 2 प्रकार के काव्य शास्त्र पर चर्चा करने की बात की गई है। एक तो भारतीय और दूसरा पाश्चात्य पर। सबसे पहले हम भारतीय पर करेंगे और उसके बाद में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? भारतीय काव्य शास्त्र पर चर्चा करें या साहित्य शास्त्र पर चर्चा करें, आप जब मैं बोलूँ काव्य शास्त्र, उससे यह भी समझना कि क्योंकि प्राचीन काल के अंदर चाहे भारत हो चाहे पश्चिम हो, दोनों के अंदर अधिकतर कविता के ऊपर जोर दिया गया था। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कविता के ऊपर जोर दिया गया था। इसलिए प्राचीन समय के अंदर अगर हम कभी भी साहित्य शास्त्र की बात करते हैं तो वह अधिकतर काव्य शास्त्र के संबंध में होगा। किंतु इसमें एक चीज और साथ में मिश्रित होती है, वो है नाटक। नाट्य शास्त्र भी लिखे गए हैं। तो ये दोनों चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए कि जब हम काव्य शास्त्र की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केवल कविता की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि उस समय के अंदर, उस समय में इतना ज़्यादा विभेद नहीं था चीज़ों के अंदर कि नाट्य शास्त्र अलग होगा, काव्य शास्त्र अलग होगा। विभेद था, लेकिन फिर भी साहित्य शास्त्र लिखने के क्रम में केवल यही माना जाता था कि हम काव्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। अब आप ये सोचिए कि क्या सबसे पहले कोई शास्त्र लिखा गया था? क्या सीधा ही किसी ने लिख दिया था कि ये कविता के गुण होने चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं होता। पहले लिखी जाती है कविताएँ, ठीक है? और कविताएँ जब बहुत ज़्यादा लिखी जाती है, तब आचार्यों को लगता है कि यार बहुत बार ना एक ही प्रकार की कविताएँ लिख रहे हैं ये लोग। सबसे पहले कविताएँ लिखी जाती है और जब कविताएँ, बहुत सारी कविताएँ एक प्रकार की हो जाती है, तब क्या होता है कि जो आचार्य होते हैं उस समय के, जो विद्वान लोग होते हैं, जो कविताओं के बारे में कुछ जानते हैं, उनको लगता है कि यार बहुत सारी कविता एक बार लिखी, एक तरह की लिखी जा रही है, गलत है और इसके अंदर कुछ अलग चीज़ें भी होनी चाहिए। जो भी है, इनकी क्या-क्या कॉमन विशेषताएँ हैं, उनके बारे में वो बात करने लगते हैं। ठीक है? फिर क्योंकि एक प्रकार की कविताएँ लिखी गई है, तो एक कोई नया व्यक्ति, एक महान लेखक आता है, कवि आता है, जो उस समय के अंदर, तत्कालीन समय के अंदर जिस प्रकार की भी कविताएँ लिखी गई है, उस सारी चीज़ को अतिक्रमण करके और एक महान कविताएँ लिख देता है, जो पुराने जितने भी मानदंड है कविता के, उन सबको तोड़ देता है। तब क्या होता है, उन मानदंडों को आधार बनाते हुए फिर से शास्त्र लिखे जाते हैं कि कविता इस प्रकार की होनी चाहिए, कविता के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। ये तो बात होगी। इस वजह से साहित्य शास्त्र या ग्रंथ बार-बार लिखे जाते हैं। 2-3 जो टर्म्स है, अर्थात पारिभाषिक शब्द है, उनको हमें समझने की ज़रूरत है कि साहित्य शास्त्र पढ़ते समय या काव्य शास्त्र पढ़ते समय एक शब्द होता है लक्ष्य ग्रंथ, दूसरा होता है लक्षण ग्रंथ। जो लक्ष्य ग्रंथ होते हैं वो मूल रचनाएं होती है, अर्थात कविता हो गई या प्रबंध काव्य हो गया, महाकाव्य हो गए, ये सब क्या है, लक्ष्य ग्रंथ है, अर्थात जो अंतिम है, ओरिजिनल चीज है जो। ठीक है? और दूसरा है लक्षण ग्रंथ, अर्थात लक्ष्य ग्रंथ को देखकर लक्षण निर्धारित किए जाते हैं और कहा जाता है कि जैसे मान लो रामायण देखी किसी ने, और रामायण देखकर रामायण में जिस जिस प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है, जिन अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जो रस उभर कर आता है, स्थायी भाव उभर कर आता है, इन सबको समेटते हुए कहा कि ये चीजें एक प्रबंध ग्रंथ के अंदर होनी चाहिए, तो वो क्या हो गया, लक्षण ग्रंथ होंगे। ठीक है? कालिदास ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था, सब लक्ष्य ग्रंथ लिखे थे। ठीक है? तो लक्ष्य ग्रंथ क्या हो गए, ये रचनाएं होगी, जो मूल रचनाएं जितनी भी हमारे टेक्स्ट के रूप में शामिल है, वो सब क्या है, लक्ष्य ग्रंथ है। और जो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की कविता होनी चाहिए, नगेंद्र आदि जो साहित्य इतिहासकार है, जो साहित्य शास्त्री हैं, जो बात करते हैं कि इस कविता के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो कहते हैं कविता क्या है, पूरे निबंध के अंदर बताते हैं कविता क्या है, तो वो क्या आ गया, एक लक्षण ग्रंथ प्रकार हो गया है। निबंध तो है ही वो, लेकिन एक लक्षण ग्रंथ की भूमिका मान लीजिए उसको आप। ये चीज़ होती है। तो सबसे पहले लिखे जाते हैं लक्ष्य ग्रंथ। लक्ष्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर लक्षण ग्रंथ लिखे जाते हैं। लक्ष्य ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? किसी भी लक्षण ग्रंथ को लिखते समय जो सबसे पहला प्रश्न होता है कि वो लक्ष्य ग्रंथ क्यों लिखे जाते हैं? कारण क्या है इसका? लक्ष्य ग्रंथ क्यों लिखा? एक कवि ने कविता क्यों लिखी? जैसे कि वाल्मीकि ने जब देखा कि एक निषाद ने मैथुन रथ, प्रेम रथ एक
जो क्रोंच पक्षी है उसके जोड़े में से एक पक्षी नर पक्षी को मार दिया और मादा पक्षी पीछे क्या कर रही है, बिलख रही है, रो रही है, ठीक है। तो उनका हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने फिर लिखा, माँ निषाद प्रतिष्ठानम, ऐसे करके एक दो बार लिखा कि तुम्हें कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक प्रेम रत जो जोड़ा है उसको बिछड़ गए तुम्हारे कारण से, तुम्हारे बाण के कारण है, ठीक है। तो ये बात कही। तो क्या कारण था? उनका हृदय द्रवित हुआ। जैसे कहते हैं कि एक हिंदी के अंदर कहते भी है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, ठीक है। ये क्या चीजें हैं? तो कारण क्या है? क्या ये एकमात्र कारण है? कारण और भी तो हो सकते हैं। देवी प्रेरणा भी हो सकती है, प्रतिभा भी हो सकती है, जितने भी है कारण है, कुछ भी, प्रतिभा तो अलग होगी, कुछ भी चीजें अंदर से उभर सकती है, वो होता है कारण। तो इस कारण को जब साहित्य शास्त्र लिखते हैं तो वो नाम देते हैं इसको हेतु। प्रतिभा भी इसी के अंदर शामिल है, गलत बोल दिया मैंने। हेतु। सबसे पहले अगर कोई लक्षण ग्रंथ लिखा जाता है तो लक्षण ग्रंथ वैसे तो किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बात की जाती है हेतु के ऊपर। हर एक कविता का एक हेतु होता है, और हेतु होता है तो जब हेतु बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं तो हेतु से हम कुछ ना कुछ चाहते हैं कि कुछ प्रयोजन निकले, कुछ उद्देश्य निकले, उससे हमें कुछ फल की प्राप्ति हो। जब वाल्मीकि लिखते हैं और एक निषाद की भर्त्सना करते हैं अपनी कविता के अंदर, तो उनका उद्देश्य यही है कि जो निषाद प्रवृत्ति है और जो प्रेम करने वाले जोड़े हैं, इनको बिछुड़ा नहीं जाए, इनके बीच में वियोग उत्पन्न नहीं हो, उनका ये प्रयोजन हो गया। तो हर एक कविता, ये लक्ष्य ग्रंथ जो भी लिखा जाता है, लक्ष्य ग्रंथ, उसका एक प्रयोजन होता है, ठीक है। तो प्रयोजन हो गया, लक्ष्य ग्रंथ का हेतु हो गया। अब क्या करेगा कोई व्यक्ति? लक्षण ग्रंथ लिखेगा। जो लक्षण ग्रंथ लिखेगा, वो ग्रंथ लिखेगा, उस ग्रंथ की कुछ विशेषताएं होंगी, ठीक है। ये जो तीनों चीज हैं, ये इस लक्ष्य ग्रंथ में होगी। और इस लक्षण ग्रंथ में क्या होगा? इन तीनों को पहचानना है। इन तीनों चीजों को पहचानने की प्रवृत्ति होती है इन लक्षण ग्रंथों के अंदर। समझ में आ गई बात? लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहता। हर एक लक्षण ग्रंथ में जब विशेषताएं पहचान ली जाती है, कारण पहचान लिए जाते हैं, प्रयोजन पहचान लिए जाते हैं, तब वो कहते हैं कि यार इसके अंदर क्या भाव उभारा है इसने, इस पूरी कविता के अंदर ये क्या सामने लेकर आना चाहता है, अर्थात इस पूरी काव्य रचना की आत्मा क्या है। क्या वो रस को प्रतिपादित करना चाहता है? क्या उसका प्रयोजन केवल अलंकार शास्त्र को या अलंकार की जो उपयोगिता है उसको सामने लेकर आना है? क्या ये रीति की दृष्टि से लिखा गया है? क्या इसमें वक्रोक्ति की प्रधानता है? क्या है इसकी पूरे काव्य रचना की, किसी भी साहित्य की आत्मा क्या है? तब आत्मा के ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, काव्य की आत्मा क्या होगी और शरीर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरे काव्य के अंदर आत्मा और शरीर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाते हैं। केवल आत्मा कुछ नहीं है, केवल शरीर कुछ नहीं है। तो आत्मा और शरीर मिलकर क्या करते हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता है? गोरा दिखता है, ठीक है, ये उसकी विशेषता होगी। बोलता कैसा है? कर्कश बोलता है, मीठा बोलता है, विशेषता होगी, ठीक है। उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है, वो किस कारण से है ना संचालित हो रहा है, उसको क्या चीज मोटिवेट कर रही है, ये सारी चीजें मिलकर क्या होती है? एक व्यक्ति के शरीर को, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाती है। तब बात करते हैं आत्मा और शरीर के बारे में। तो ये जो आत्मा और शरीर, ये जो चीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। इस वजह से आचार्य ने क्या किया कि कुछ आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कविता की आत्मा ये होनी चाहिए, काव्य की आत्मा यह होगी। किसी ने कहा कि रस होगी आत्मा, काव्य का एकमात्र उद्देश्य है कि रस की उपलब्धि करवाना। किसी ने कहा नहीं, अलंकार काव्य की आत्मा है, अलंकार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा रीति प्रधान है, किसी ने कहा वक्रोक्ति, किसी ने कहा ध्वनि प्रधानता है, ठीक है। ये सारी चीजें चली और बार बार क्या हो गए, नए नए सिद्धांत आए कि आत्मा को लेकर, क्योंकि आत्मा इसमें सबसे प्रधान और मुख्य चीज है। इस वजह से इसके आधार पर अनेक प्रकार के सिद्धांत सामने आए। फिर कुछ आचार्य थे जो किसी के पक्ष में उतरे, किसी ने कहा रस के पक्ष में उतर गए और उन अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की। कोई अलंकार के पक्ष में उतर गया, ठीक है। रस की व्याख्या करते करते उन्होंने क्या किया कि रस की व्याख्या की। रस में किसी ने सूत्र दिया, भरत मुनि ने, ठीक है। तो फिर निष्पत्ति और संयोग शब्द दिए उसके अंदर, परिभाषा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इस निष्पत्ति और संयोग का क्या अर्थ होगा, वो बताने लग गए, उसकी व्याख्या करने लगे। फिर व्याख्या के ऊपर व्याख्या, टीका आदि लिखी जाने लगी। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा एक साहित्य शास्त्र ग्रंथ का, या एक साहित्य शास्त्र जो एक पूरी एक स्ट्रीम है अलग से, उसके बारे में ग्रंथों की रचनाएं होने लगती है। और हमारे जब साहित्य शास्त्र पढ़ने की बात करते हैं तो हम उसी को पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी के अंदर खुद का आधुनिक काल के पहले से
किसी भी प्रकार का कोई मूल ग्रंथ नहीं है। रीतिकाल के अंदर जितने भी साहित्य शास्त्र संबंधी, काव्य शास्त्र संबंधी जो भी रीति ग्रंथ लिखे गए थे, वो बिल्कुल हूबहू संस्कृत की नकल है, या तो पूरी तरीके से नकल है या बहुत ही भद्दी नकल है, लेकिन है वो नकल ही। ठीक है, तो रीतिकाल के अंदर किसी भी प्रकार के साहित्य शास्त्र का कोई अवदान नहीं है, मौलिक अवदान नहीं है। अवदान तो है कि पुरानी जितनी भी चीजें थी उनको हमारे सामने लेके आए और बताया कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन मौलिक अवदान कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से संस्कृत की नकल है वो। तो जो हमारे साहित्य शास्त्र की बात करते हैं हम, हिंदी के साहित्य शास्त्र की, वो संस्कृत में ही लेते हैं। उसका बेसिक जो उसकी रूट है, मूल है, संस्कृत में है। कारण क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर भाषा में परिवर्तन होता रहता है। आपको पता है कि जब हिंदी का विकास देखते हैं तो वो संस्कृत उसकी मूल भाषा है, मूल आर्य भाषा है, उसी से हिंदी का विकास होता है हजारों हजार साल, 1000-1500 साल के बाद में। ठीक है, तो इस वजह से जो, अगर हम साहित्य शास्त्र की बात करेंगे तो यहाँ पर हम संस्कृत का साहित्य शास्त्र ही सबसे पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। आत्मा की बात होगी, शरीर की बात होगी, प्रयोजन, विशेषताएं, लक्षण, ठीक है, ये सब बातें होगी। जैसे ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि के स्वरूप क्या क्या होंगे, उसी से निकलती है अभिधा ध्वनि, व्यंजना ध्वनि, लक्षणा ध्वनि, इस प्रकार से निकलती है। अलंकार जब आता है तब अलंकार के कितने कितने स्वरूप होंगे, जैसे कि शब्दार्थ अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ये सारी चीजें निकल जाती है। रीति के कितने प्रकार होते हैं, ये सब चीजें क्या है, ध्वनि के प्रकार वगैरह सब कुछ क्या निकलते हैं, इन्हीं आत्माओं से निकलने वाली चीजें, और बताते हैं कि ये चीज काव्य के अंदर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि लक्षण ग्रंथ लिखते हैं वो क्या होते हैं, काव्य शास्त्री होते हैं, उनको बोलते हैं आचार्य। ठीक है, इन आचार्यों ने क्या किया, आत्मा को लेकर अनेक प्रश्न उठे कि काव्य की आत्मा क्या है। मैंने बताया था कि मूल चीज आत्मा है, तो इन्होंने आत्मा के बारे में बात करनी शुरू की। तो इस आधार पर कुछ आचार्य हो गए जिन्होंने आत्मा के संबंध में कुछ मौलिक विचार दिए, कुछ मौलिक उद्भावनाएं दी। ठीक है, फिर इनकी व्याख्या करने के क्रम में, और इन जितने भी बाद में जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने कुछ विचारों का विस्तार किया, और कुछ ने क्या कर दिया, जैसे मान लो अलंकार के संबंध में बात करते हैं, अलंकार का सिद्धांत भामा ने दे दिया, लेकिन भामा के बाद में दंडी और उद्भट दो ऐसे आचार्य हो गए जिन्होंने क्या, अपने खुद उन्होंने मान लो भामा को पढ़ा ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी अलंकार का विचार दे दिया। तो वो क्या हो गया, अलंकार का विचार तो किसने दिया था, भामा ने दिया था, लेकिन दंडी और उद्भट क्या हो गए, विस्तारक हो गए इस विचार के। ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी और अनेक अलंकारवादी आचार्य आए, जैसे जयदेव आए, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी अलंकार थे पहले, भामा ने दिए, चाहे दंडी ने दिए, चाहे उद्भट ने दिए, किसी ने भी दिए, उन अलंकार को, सभी श्रेणी को एक साथ में संग्रहित करने का कार्य किया। ये होगी चीज। फिर किसी ने इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया तो वो व्याख्याकार हो गए। इस आधार पर जो आचार्य होते हैं उनके अनेक ग्रंथ हो गए, अनेक श्रेणियां हो गई, ग्रंथ नहीं अनेक श्रेणियां हो गई। तो कौन कौन सी श्रेणियां हो गई, इन श्रेणियों को सामान्यतः पुस्तकों के अंदर, कुछ पुस्तकों में 3 प्रकार में, किसी ने 2 प्रकार में बांटा है, लेकिन मैं बांटता हूँ उनको 4 प्रकार के अंदर, ताकि कुछ एक और होलिस्टिक प्रकार की श्रेणी हो जाए। पहला क्या है, उद्भावक आचार्य। दूसरा है विस्तारक। तीसरा है संग्राहक। और चौथा है व्याख्याकार या टीकाकार। टीकाकार क्या होता है कि जैसे कोई बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं ना, तो उनको छोटे के छोटे रूप में समझाने वाला, कि स्पष्ट कर दे कि छोटे रूप में, बिल्कुल जैसे 1000 पन्नों का ग्रंथ लिखा हुआ हो, लेकिन 1000 पन्नों का ग्रंथ कोई कब पढ़े, तब कह दिया कि यार ये 50 पन्नों का ग्रंथ मैं बना देता हूँ और ये पढ़ लेना आप, इससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, सस्ते में समझा दिया मैंने। वो हो गए टीकाकार, व्याख्याकार, इसी प्रकार से। तो व्याख्याकार और टीकाकार भी हो गए दोनों। तो ये 4 प्रकार की श्रेणियां बनती है आचार्यों की। आज की जो कक्षा है उसके अंदर हम बात क्या करेंगे कि जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उद्भव का आचार्य, उन्होंने क्या क्या उद्भावना दी, उनके ग्रंथ कौन से हैं, विस्तारक कौन से हैं, उनके क्या ग्रंथ है, संग्राहक, व्याख्याकार, इसी प्रकार से इनके क्या ग्रंथ होंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इनका कालक्रम देखेंगे। और मैं मानता हूं कि यहाँ से 2 प्रश्न आपके आ जाएंगे, साहित्य शास्त्र के अंदर 2 प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली आ जाएंगे, इस क्लास से, आज की क्लास से। तो उद्भव का आचार्य हो गए, उद्भव का आचार्य है 6। ठीक है, वैसे तो 5 ही मानने चाहिए, क्योंकि जो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है शैमेंद्र, उनको इतना ज्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि चलो 6 है। विस्तारक यहाँ पर अपने यहाँ पर जो क्लास लेंगे उसमें 2 ही है,
संग्राहक और व्याख्याकार टीकाकार इनकी तो कोई संख्या निश्चित है नहीं। उद्भावक आचार्य कौन कौन से होंगे आपको पता ही होगा। उद्भावक में सबसे पहले आते हैं हमारे सामने भरत मुनि। मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और जल्दी से क्लास भी छोटी हो जाए इस वजह से, ठीक है। तब तक के लिए मैं एडिट करवा दूंगा ये चीज़ बीच में। जो प्रमुख रूप से काव्य की आत्मा के संबंध में जो छह संप्रदाय थे, उनके प्रवर्तक कौन से हैं, उनका काल क्या है और उन्होंने किस प्रकार के सिद्धांत दिए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। ये चीज़ लिखी हुई है और हो सकता है आपको नोट्स में मिल भी जाए अगर ये बीच में मिटी नहीं तो, ठीक है। भरत मुनि तीसरी शताब्दी में पैदा हुए थे, मतलब पैदा तो नहीं कह सकते हम, इनके आसपास। हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग समय देते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं तीसरी से पांचवीं के बीच में या पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी के बीच में ये काल है इनका। नाट्यशास्त्र ग्रंथ लिखा इन्होंने और इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना। नाट्यशास्त्र ग्रंथ रस को काव्य की आत्मा माना। भामा छठी शताब्दी में इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार और संप्रदाय कौन सा हो गया, अलंकार। फिर आते हैं तीसरे वामन। वामन 9वीं शताब्दी में वे थे, वामन 9वीं शताब्दी में। और काव्य अलंकार सूत्र, इनके ग्रंथ का नाम क्या है, भामे का काव्य अलंकार और इनका है सूत्र, जोड़ दिया बीच में आगे, और ये हो गए रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। आनंद वर्धन 9वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक, ध्वनि, ध्वन्या और आलोक, ध्वनि और आलोक ये शब्द मिलके बन जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्लस आलोक, सॉरी, ध्वनि धन आलोक से क्या बन जाएगा, ध्वन्यालोक ग्रंथ। और ये किसके प्रवर्तक हैं, ध्वनि संप्रदाय के। कुंतक 10वीं और 11वीं शताब्दी में वे थे, ध्वन्यालोक या ध्वनि संप्रदाय के बाद में वे थे। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था वक्रोक्ति जीवितम, और संप्रदाय दिया था इन्होंने, या काव्य की आत्मा माना था इन्होंने वक्रोक्ति को, ठीक है। फिर है अंतिम क्षेमेंद्र, यहाँ मैंने इनको भी शामिल कर लिया क्योंकि हमारे जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसमें इनकी चर्चा की गई है, तो हम 6 संप्रदाय मानेंगे मूल रूप से। इन्होंने औचित्य की चर्चा की थी, उन्होंने कहा ये सब चीजें मिलकर औचित्य बनाती है काव्य का, और इस प्रकार से औचित्य संप्रदाय या औचित्य जो चीज है वो पूरी काव्य की आत्मा है। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था औचित्य विचार चर्चा। ये तो हो गए 6 ग्रंथ मूल रूप से, इनका कालक्रम आपने देख लिया क्या है। लेकिन देखिए बीच बीच में भी अनेक लोग आएंगे, जैसे मान लो भामा आ गए छठी शताब्दी में, वामन और भामा के बीच में 2-3 लोग और भी आएंगे, ठीक है। जैसे दंडी आ गए, उद्भट आ गए, उन्होंने कुछ अलग संकल्पनाएं दी। फिर आगे मान लो वामन और आनंदवर्धन के बीच में कोई लोग आ गए जिन्होंने रस के संप्रदाय को ही काव्य की आत्मा मानते हुए अपने विचार प्रकट किए, है ना। ये सारी चीजें होंगी, लेकिन वो जितने भी आचार्य होंगे अलग अलग, वो या तो विस्तारक होंगे या संग्राहक होंगे या व्याख्याकार टीकाकार होंगे। जो उद्भावक आचार्य हैं वो ये 6 ही है, और 6 ही संप्रदाय है काव्य की आत्मा के आधार पर। अगर कोई पूछे कि 6 संप्रदाय क्यों बने, तो काव्य की आत्मा क्या होगी इस आधार पर जब चर्चा हुई, तब इन लोगों ने ये कहा कि किसी ने कहा रस है काव्य की आत्मा, किसी ने कहा अलंकार, किसी ने कहा रीति, किसी ने कहा ध्वनि, ये सब कुछ है। और इस आधार पर ही लक्षण ग्रंथ लिखे, अपने अपने ग्रंथ लिखे, और उसमें इस सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया कि अलंकार काव्य की आत्मा है या ध्वनि काव्य की आत्मा है या औचित्य, ठीक है। ये 6 हो गए। अब बात करते हैं विस्तारक आचार्य की। विस्तारक आचार्य मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर 2 ही हैं। 2 कौन कौन से, एक है दंडी और एक है उद्भट। उद्भट वे थे 9वीं शताब्दी में और दंडी वे थे 6वीं शताब्दी में। किसके समकक्ष, भरत मुनि के समकक्ष, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अलंकारवादी आचार्य है। ये भामा के जो ग्रुप है ना उसके हैं, लेकिन ये विस्तारक हैं कि भामा ने जो सिद्धांत दिया था उससे और बढ़ के विस्तार किया और अपने कुछ नई मौलिक चीजें भी दी अलंकार सिद्धांत के अंतर्गत। केवल उनके जो अनेक आचार्य हैं उनके सिद्धांतों का संग्रह मात्र नहीं, अपने कुछ विचार भी दिए। लेकिन क्योंकि अलंकार से संबंधित विचार सबसे पहले भामा ने दिया था, तो जो प्रवर्तक है वो भामा होंगे और ये विस्तारक होंगे उसके, लेकिन होंगे अलंकारवादी ही, अर्थात अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। दंडी का ग्रंथ क्या है, दय से याद रख सकते हैं आप, काव्यादर्श, ठीक है। काव्य और आदर्श, ये चीज याद रख लेना। ग्रंथ को भी याद रखने की आप टेक्निक अपना लेना। जैसे आनंद वर्धन का तो आपको पता रह ही जाएगा, ध्वन्यालोक अलग नाम है,
सबसे बड़ी जो दिक्कत भूलने की जो समस्या आती है ना, कुंतक का हमें पता है वक्रोक्ति के हैं तो वक्रोक्ति जीवितम इसी का ग्रंथ होगा। सिर्फ भामा और वामन इन दो को याद रखने में थोड़ी समस्या आती है कि क्या ग्रंथ होगा। तो भामा पहले आते हैं तो केवल काव्य अलंकार, फिर वामन आते हैं बाद में तो इसमें सूत्र और पीछे लग जाता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। तो ये अलंकारवादी है काव्य आदर्श। और उद्भट का ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह। ये चीज आप याद रख लेना। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ मौलिक सिद्धांत भी दिए और साथ साथ में थोड़ा बहुत भामा वगैरह का, दंडी वगैरह का इसको भी मिला लिया। तो ये हो गए विस्तारक के। उद्भट का भी क्या, उद्भट का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या हो गया, काव्य अलंकार सार संग्रह। ये हो गए 6 और 2 8 आचार्यों की चीजें हमने याद कर ली। इनके क्या क्या ग्रंथ है वो याद कर लिए। इस प्रकार से याद करेंगे ना आप तो जल्दी याद होगा और बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। समझ में आ गई बात। इसी वजह से मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ कि कैसे हम अधिकतम याद कर सकें। पढ़ाना तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है। चीजें आजकल तो क्या हो गई, पीपीटी लगाई स्क्रीन पर, बोर्ड पर, और सब कुछ बोलता गया टीचर से, तो वो तो घर पे भी पढ़ सकते हैं ना वैसी चीजें। तो कम से कम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें ऐसी हो जो आप बोलकर बताएं और अलग अलग एग्जाम्पल देके दिखाएं कि हाँ ये चीजें होती है, आप इसको इस तरीके से याद कीजिए। और अंतिम उद्देश्य होता है याद करना। टीचर का पहले भूमिका होती थी केवल रीडर की, पढ़ के सुनाता था। फिर टीचर क्या करता था, संकल्पनाएं देता था, कॉन्सेप्ट क्लियर करता था। फिर टीचर वापस लौट के आया कि व्याख्या करने लग गए है। फिर टीचर की भूमिका हो गई कि वो पढ़ाए भी, समझाए भी और याद भी करवाएं। ये आज के टीचर की भूमिका होनी चाहिए, जो पढ़ाएं भी, समझाएं भी और याद भी करवाएं। लेकिन मैंने देखा है कि टीचर जो होते हैं वापस लौट के आ गए कहाँ पर, कि वो पढ़ाने वाले जो है ना, कि पीपीटी दे के रीडर वाली जो भूमिका होती है वहां पर आ गए वापस। तो इस भूमिका का तो कोई छात्र भी पढ़ लेगा। तो आपने क्या दिखाया वहां पर। आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अध्यापक का काम होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। मैं इसी कर्तव्य से प्रेरित हूँ कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ना केवल मैं पढ़ाऊंगा, उनको समझाऊंगा भी चीज़ें, और समझाने के साथ में कोशिश करूंगा कि वो क्लास में ही याद करके जाएं। अब आप सोच के देखिए ईमानदारी से, अगर आपने इतना कुछ देखा है बोर्ड पर, जो भी आपके सामने दिख रहा है, अगर आपने उसको देख लिया बढ़िया तरीके से तो आपको याद हो गया होगा। भरत मुनि का तो सबको पता है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, नाट्य शास्त्र है इनका, और रस दिया था, रस का सिद्धांत इन्होंने। फिर भामा आगे, काव्य अलंकार, क्योंकि अलंकार की बात करने वाले सबसे पहले कौन व्यक्ति आए थे, भामा आए थे। उन्होंने अलंकार की बात की थी और ग्रंथ लिखा था काव्य अलंकार, सीधे सीधे नाम है। फिर वामन आए थे, उन्होंने लिखा था काव्य अलंकार सूत्र। हालांकि इन्होंने संप्रदाय दिया था रीति, लेकिन इन्होंने, इनका ग्रंथ क्या है, काव्य अलंकार सूत्र। ये चीज हो गई। आनंद वर्धन का आप आनंद से मान सकते हैं ध्वनि, ध्वनि से आनंद होता है। ढोल बजता तो क्या होता है, आनंद आता है ना, नाचना लगता है, आदमी झूमने लगता है। तो ध्वनि संप्रदाय हो गया इसका। कुंतक ने क्या किया था, कुंतक नाम से ही देख सकते हैं आप, अलग तरीके का नाम है, और वक्रोक्ति भी अलग तरीके का नाम है, तो आप एडजस्ट कर लो। और क्षेमेंद्र अंतिम व्यक्ति है, और औचित्य, इन सबको मिलाकर इनमें से अच्छी अच्छी चीजें छांट कर औचित्य बनता है। ठीक है, तो औचित्य सिद्धांत क्या हो गए। अब हमने बात की थी दो विस्तारक आचार्य, कौन कौन है विस्तारक आचार्य में, दंडी और उद्भट। मैंने ये कहा विस्तारक जो ही दो है, दोनों ही अलंकारवादी है, दंडी और उद्भट। दंडी 6ठी शताब्दी के हैं, भामह के समकालीन है। और ग्रंथ कौन सा लिखा, दय से दय, दर्श, काव्यादर्श। और उद्भट, उद्भट ने क्या किया कि दंडी ने भी पहले अलंकार ग्रंथ लिख दिए, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ विस्तार किया, कुछ संग्रह किया, और कुछ मौलिक दिया, इस प्रकार से। तो काव्य अलंकार सार संग्रह इनका ग्रंथ है, काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट का ग्रंथ है, 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, याद कर लेना। अब हम बात करेंगे संग्राहक और व्याख्याकार, टीकाकार, जो भी आचार्य हैं जिन्होंने क्या क्या ग्रंथ लिखे और क्या क्या सिद्धांत दिए, उसके अंदर क्या क्या शामिल किया, वो सब। और वो कौन से जो उद्भव का आचार्य है, जो कौन सा मूल आत्मा है इसकी, काव्य की, रस या अलंकार, उसमें से किसके पैरोकार हैं, किसके समर्थक हैं, और किसका विस्तार किया और समर्थन किया, वो वाले काव्य शास्त्री आएंगे आगे, संग्राहक और व्याख्याकार के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं संग्राहक की। ठीक है, संग्राहक आचार्यों के बारे में बात कर रहे थे, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। क्रम कुछ अलग प्रकार से हैं, तो उसको भी आप समझ जाना। संग्राहक आचार्यों के अंदर भी दो सूचियां हैं, है तो वो संग्राहक आचार्य हैं,
लेकिन दो सूचियां हैं इस प्रकार से कि कुछ आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जो अपने से पूर्व समय के आचार्य हैं, काव्य शास्त्री हैं, उनके ग्रंथों का व्यवस्थित तरीके से संग्रह किया है और स्पष्ट तरीके से उनकी भाषा को करके बताया है कि ये लोग ये कहना चाहते थे और ये बात मान्य होनी चाहिए, अलग अलग लोगों के ग्रंथों को संग्रहित करके। एक तो वो हो गए, एक ये हो गए कि किसी एक पल्ले को पकड़ लिया, जैसे कि जयदेव, और कह दिया कि अलंकार ही सब कुछ है, अलंकार ही सब कुछ है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग अलग सिद्धांत उठा के लेके आ गए, जो क्या हो गए, संग्राहक तो हो गए कुछ, जो भामा वगैरह इनके तो ग्रंथों का संग्रह किया इन्होंने, किंतु आसपास से ऐसी भी अव्यवस्थित सामग्री जितनी भी थी उनको भी उठा लिया, और कोई व्यवस्था नहीं इनके ग्रंथों के अंदर। तो दो प्रकार के हो गए संग्रह। तो जो व्यवस्था वाले ग्रंथ संग्रहकार है उनकी पहले देख लेते हैं। और इन सारी किताबों को आपको याद करना है, ताकि दो प्रश्न इन किताबों से अगर पूछें तो आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कोई हिचक ही नहीं हो बताने में। पीछे जो भी हमने 8 लोगों की बातें की थी वो आपको समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर हम कुल 10 लोगों की और बात कर रहे हैं। 18 हो गए और 4-5 और होंगे, 23-24 किताबें होंगी टोटल। ठीक है, कैसे याद करना है वो भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। बात करते हैं रुद्रट। रुद्रट 9वीं शताब्दी के हैं और इनका ग्रंथ कौन सा है, काव्य अलंकार। ठीक है, 9वीं शताब्दी में उद्भट हुए थे, लेकिन उद्भट ने कुछ मौलिक चीजें भी दी थी। ठीक है, तो इस वजह से वो विस्तारक हो गए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, काव्य अलंकार ग्रंथ ही लिखे थे रुद्रट ने, और भामा के ग्रंथ का टीका लिखा इस प्रकार से। तो ये क्या हो गए, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका है, भामा का, और काव्य अलंकार ही इनका है, क्योंकि काव्य अलंकार पर टीका हो गई, अलंकारवादी आचार्य हो गए। ठीक है, फिर आते हैं रुद्र भट्ट, ये भी 9वीं-10वीं शताब्दी में है। इनका ग्रंथ है श्रृंगार तिलक। अगर अलंकार होगा तो लगभग उसके अंदर अलंकार शब्द आ जाएगा, और अन्य रसवादी होते हैं, क्योंकि रीति और जितने भी संप्रदाय हैं, रीति संप्रदाय हो गया या चाहे कुंतक का संप्रदाय हो गया, वक्रोक्ति, है ना, इनके ऊपर तो ज्यादा किसी ने लिखा भी नहीं है। तीन ही चीजों के बारे में वापस फिर से है ना चर्चा की गई है। कौन कौन से, एक तो रस के ऊपर अत्यधिक चर्चा की गई है, दूसरा अलंकार के ऊपर, और तीसरा ध्वनि के ऊपर। और ये जो जितने भी ग्रंथ आपको व्याख्या के रूप में मिलेंगे ना, वो इन्हीं तीन चीजों से संबंधित होंगे। तो जो भी आचार्य आगे आएंगे वो या तो रसवादी होंगे, या अलंकारवादी होंगे, या ध्वनिवादी होंगे। इनमें से कोई भी अलग तरीके से वक्रोक्तिवादी या रीतिवादी इस प्रकार का कोई आचार्य नहीं है, ना औचित्यवादी है। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखना। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हो गया, रुद्र भट्ट। रुद्र भट्ट 10वीं शताब्दी कर लो आप इसके अंदर। ये क्या है, स्क्रीन थोड़ी सी खराब है इसकी टेब की, इस वजह से कई बार आती ही नहीं राइटिंग सही, वैसे भी खराब है और खराब हो जाती है। राइटिंग खराब है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि भाई आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से समझा दें, क्योंकि वहां तो राइटिंग का काम है नहीं, ऑब्जेक्ट ही आएंगी सब चीजें ही। ठीक है, रुद्रट, रुद्र भट्ट, रुद्रट उसके बाद में भट्ट। आप याद रख लेना, रुद्रट पहले आएंगे और फिर बाद में भय जुड़ जाएगा, रुद्र भट्ट हो जाएंगे। तो इनका कालक्रम भी अगर देखें तो रुद्र भट्ट कब हो जाएंगे, 10वीं शताब्दी में। रुद्रट उद्भट के समकालीन है, उद्भट, रुद्रट, रुद्रभट्ट, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। इनका ग्रंथ कौन सा है, श्रृंगार तिलक। श्रृंगार क्या है, रसराज के अंदर भी श्रृंगार का नाम आता है अगर आपने सुना हो तो श्रृंगार क्या हो गया, रस का एक भेद हो गया श्रृंगार। तो श्रृंगार के आधार पर आप याद कर लीजिए कि रुद्र भट्ट रसवादी आचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार तिलक के, श्रृंगार को सर्वश्रेष्ठ बताने की प्रयास किया, तो श्रृंगार तिलक रसवादी हो गए। ठीक है, फिर आते हैं भोजराज। भोजराज 11वीं शताब्दी में है भोजराज, और इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं भोजराज के, थोड़ा अलग नाम आए, क्योंकि मम्मट, रुद्रभट्ट, रुद्रट, उद्भट ये एक जैसे है ना, तो अलग तरीका है। और जैसे ही नाम कुछ अलग तरीके से आ जाए जो ट्रेडिशन पे नहीं हो, तो याद करना और भी आसान हो जाता है। भोजराज, सरस्वती कंठाभरण, भोजन करते तो कंठ के अंदर जाता है, तो आप कंठाभरण याद कर लो। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, और श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश। और ये क्या है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, यहाँ पर भी श्रृंगार नाम आ गया, और श्रृंगार प्रकाश। तो आचार्य किस प्रकार के वे, ये रसवादी हो गए। हो जाएगा याद, भोजराज कंठ को भरने वाला, कंठ भर दिए खाने से, ठीक है, भोजन भोज से। और श्रृंगार प्रकाश रसवादी आचार्य हो गए, श्रृंगार नाम इसलिए भी। ठीक है, काव्य प्रकाश भी एक ग्रंथ है, लेकिन श्रृंगार प्रकाश भी एक ग्रंथ है, दोनों अलग अलग है। श्रृंगार प्रकाश के कौन है, भोजराज है। तो श्रृंगार प्रकाश जब भोजराज ने लिख दिया, तो मंबट ने कहा कि मैं भी तो कुछ लिखूंगा तुम्हारे प्रकार का, तो उन्होंने काव्य प्रकाश लिख दिया।
और भोजराज के बाद में कौन हो गए? मम्मट। मम्मट भी 11वीं शताब्दी के हैं। समझ में आ गई बात? तो मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। और इन्होंने क्या कर दिया? रस और ध्वनि को एक मेल कर दिया। तो इन्हें रसवादी आचार्य भी कहते हैं और ध्वनिवादी आचार्य भी कहते हैं। इनको परम ध्वनिवादी आचार्य भी कहते हैं मम्मट को, ये भी याद रखना। परम ध्वनिवादी आचार्य या परमाचार्य ऐसे कुछ शब्द है इनके लिए, जो पढ़ेंगे मम्मट को तो उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? मम्मट काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोजराज का। याद रह जाएगा। अब बात करते हैं भानुदत्त की। भानुदत्त ने, आपको पता है कि 2 ग्रंथ लिखे थे और रीतिकाल के अंदर नायिका भेद की दृष्टि से इन ग्रंथों का काफी महत्व है। और जो रसवादी आचार्य हैं रीतिकाल के, उन्होंने भी इन ग्रंथों को काफी फॉलो किया है। कौन कौन से? रस मंजरी और रस तरंगिनी। रस रस दोनों के अंदर रस मंजरी और रस तरंगिनी। इनका समय कौन सा है? 14वीं शताब्दी। रसवादी आचार्य होंगे ही, रस रस आ गया इनके यहाँ पर। फिर आते हैं विश्वनाथ। विश्वनाथ फिर आते हैं विश्वनाथ। इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। और एक ग्रंथ है इनका काव्य प्रकाश दर्पण। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण। और काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ था? मम्मट का। तो जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है, इसके अंदर भी मम्मट के सिद्धांतों को ही फिर से और ज्यादा संग्रहित करते हुए और पूर्व के आचार्य के सिद्धांतों को संग्रहित करते हुए इन्होंने क्या किया? एकत्र किया है। ठीक है, तो ये संग्रह आचार्य साहित्य दर्पण के काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है मम्मट का, उसी को फिर से और नई नई व्याख्याओं के साथ सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आचार्य कौन से हो जाएंगे? रसवादी आचार्य हो जाएंगे। विश्वनाथ भी। और विश्वनाथ बहुत पूछा जाता है, मम्मट विश्वनाथ बहुत पूछा जाता है। भानुदत्त का याद हो जाएगा, लेकिन विश्वनाथ में कंफ्यूज हो सकते हो। तो साहित्य दर्पण विश्वनाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रसवादी आचार्य रसवादी आचार्य, बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है पंडित जगन्नाथ। ठीक है, पंडित जगन्नाथ का जो ग्रंथ है वो है रस गंगाधर। जगन्नाथ में घे आता है और गंगाधर में भी घे आता है, बस याद कर लो। एक बार सोच लोगे ना बढ़िया से, इतने में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी भी जीवन भर कि घे से घे आता है, इसी के अंदर आता है घे से घे, ये मान लो। दूसरे के अंदर आएगा तो हम और अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, रस गंगाधर किसका है? जगन्नाथ का। 17वीं शताब्दी के हैं ये। इनमें से जितने भी उनमें से सबसे अंत में आते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, रस गंगाधर और ध्वनि और रस के आचार्य हैं। ध्वनि के अधिक माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि ध्वनि के अंदर रस अंतर्निहित होता है अपने आप से। जब आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, तो रस ध्वनि को उसके अंदर सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी आचार्य जो ध्वनिवादी हैं, वो रसवादी भी हैं। समझ गए आप बात को? क्योंकि ध्वनि के जितने भी रूप बताए, उसमें सबसे सबसे श्रेष्ठ जो ध्वनि बताई उन्होंने, रस ध्वनि बताई है ना। तो वो क्या हो गए? अपने आप रसवादी आचार्य भी हो गए, रस के सबसे बड़े पुख्ता क्या बोलते हैं उनको, पक्षधर भी हो गए। ठीक, यहां तक का हमें याद करना है कि मुख्य रूप से ये हो गए अपने जो अच्छे संग्राहक हैं, वो जिन्होंने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित तरीके से सिद्धांतों को संग्रहित किया और प्रस्तुत किया। पंडित जगन्नाथ तक 17वीं शताब्दी के रस गंगाधर, ध्वनि और रस का। ठीक, लेकिन कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अव्यवस्थित रूप से भी लेकिन ग्रंथ बनाए, और इनको हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर काव्य की आत्मा, अलंकार हो चाहे रस हो चाहे ध्वनि हो, इनके बारे में तो बात की है। इन्होंने इस बारे में भी बात की है कि अ, काव्य का हेतु क्या होगा, काव्य का प्रयोजन क्या होगा। किसी ने, जैसे राजशेखर का नाम सबसे अधिक इसलिए सुना जाता है क्योंकि उन्होंने काव्य हेतु के बारे में बात की थी। ठीक है, इस वजह से जयदेव का चंद्रालोक हमारे लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस चंद्रालोक ग्रंथ का जो रीतिवादी ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं रीतिकाल के अंदर, उनमें चंद्रालोक को काफी फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर जयदेव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये 3-4 और लोग हैं, उनको हम याद कर लेते हैं। राजशेखर ग्रंथ है इनका काव्य मीमांसा, और काव्य मीमांसा एक अलंकारवादी ग्रंथ है। क्या है? एक अलंकार ग्रंथ है। और तो ये राजशेखर हो गए अलंकारवादी। फिर है रुयक, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी याद कर लेना, इनका ग्रंथ है अलंकार सर्वस्व और अलंकारवादी आचार्य हैं। और फिर है जयदेव, चंद्रालोक और अलंकारवादी। ठीक है, तो बात यही है कि अंतिम रूप से तो फिर 2-3 चीजें बच जाती है, अलंकार या फिर रस। रस होगा या अलंकार, रस होगा या अलंकार, बीच बीच में ध्वनि आ जाता है कहीं कहीं। और क्योंकि ध्वनि इसलिए आ जाता है क्योंकि ध्वनि रस दोनों आपस में अत्यधिक अंतर संबंधित है। तो जयदेव का 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर चंद्रालोक।
ठीक है, 17वीं शताब्दी तक पूरा किया, फिर 9वीं 12वीं और 13वीं शताब्दी गई है। जयदेव का कई बार पूछा जाता है कौन से शताब्दी के हैं। ठीक है, मम्मट ने जो कहा था कि रस काव्य की आत्मा है, ठीक है, उसका इन्होंने जयदेव ने अत्यधिक पुरजोर विरोध किया था और कहा था अलंकार ही काव्य की आत्मा हो सकती है, रस नहीं हो सकता। ये हो गए 10 और 9 19 लोग हो गए अपने टोटल। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो जाएंगे। जयदेव, आप ये मान लीजिए जयदेव चंद्र टाइप के आदमी है, ठीक है, तो उन्होंने चंद्रालोक लिख दिया। रुय्यक अलंकार सर्वस्व और राजशेखर काव्य मीमांसा। राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा, और इनका महत्व है काव्य हेतु बताने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें होंगी। अब हमारे पास में बचते हैं व्याख्याकार। कौन सा चीज है व्याख्याकार? अलंकार के अंदर इतना कुछ भी व्याख्या करने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा स्पष्ट है कि इतने प्रकार के अलंकार होते हैं, ये होगा तो इस प्रकार का अलंकार होगा, इतना ज्यादा नहीं है। तो अलंकार ग्रंथ है, उसमें इतने व्याख्याकार नहीं है। टीकाकार तो वहां है, लेकिन व्याख्याकार बहुत कम है। व्याख्या जिस एक चीज की या दो चीज की मान ले, सबसे ज्यादा तो एक चीज की, वो हुई है रस के सिद्धांत की। ठीक है, और फिर हुई है ध्वनि के सिद्धांत की, सबसे ज्यादा व्याख्या। क्योंकि रस के सिद्धांत के अंदर जब भरत मुनि ने रस का सिद्धांत दिया था, तो उसमें दो शब्द प्रयोग लेके आए वो। एक ले लिया उन्होंने निष्पत्ति, और दूसरा लिया इन्होंने संयोग। ठीक है, इन दोनों शब्दों की व्याख्या के क्रम में, रस सिद्धांत की व्याख्या करने के क्रम में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए और अनेक आचार्य हमारे सामने आते हैं। तो वो जो 4-5 आचार्य है, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। फिर ध्वनि सिद्धांत को भी प्रतिष्ठापित करने के लिए, और उनमें जो आनंदवर्धन ने जो ध्वनि के सिद्धांत दिए थे, उनको और विस्तृत करके लोगों को समझाने की दृष्टि से, टीका लिखने की दृष्टि से भी एक दो लोगों ने और काम किया था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लोग कौन कौन से हैं जो रस के सिद्धांत से संबंधित हैं? वो है चार। ये चार नाम आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं रस के व्याख्याकार, रस सिद्धांत के या रस सूत्र के? रस सिद्धांत नहीं कह सकते, रस सूत्र के व्याख्याकार। भट्ट लोलट, शंकूक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? भट्ट लोलट, फिर बाद में शंकूक, फिर भट्ट नायक, और फिर अभिनव गुप्त। तो भट्ट लोलट ने जो सिद्धांत दिया था, उसका नाम है उत्पत्तिवाद। शंकूक ने दिया था अनुमितिवाद। भट्ट नायक ने दिया था भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त ने दिया था अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने व्याख्या की थी अपने सिद्धांत की। तो ये जो तीन है पहले, इनके बारे में तो कोई विशेष जानकारी मिलती नहीं हमें। ठीक है, लेकिन जो अभिनव गुप्त हैं, वो अपने ग्रंथ के अंदर पूर्व में जो भी रस की व्याख्या के संबंध में जो भी विचार रखे गए थे विभिन्न आचार्यों के द्वारा, उनका अपने ग्रंथ के अंदर उल्लेख करते हैं। और खुद इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, वो आज भी हमारे पास में उपलब्ध हैं। और उनमें, उन्हीं के आधार पर हमने ये कल्पना की है कि ये पहले तीन सिद्धांत प्रचलन में थे रस की व्याख्या के संबंध में। तो इनका समय देख लीजिए आप, और ये याद रखिए, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शंकूक में तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे कि अनुमिति ई किसी मात्रा आ रही है, और शंकूक से आप ऐड कर लो इसको। और अभिनव में अभी आ रहा है और अभिव्यक्ति आ रही है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जो भट्ट नायक और भट्ट लोलट में आपको समस्या हो सकती है, तो आप इनको याद करने की कोशिश कीजिए। कैसे याद करेंगे? आप खुद सूत्र बनाइए। सबसे पहले उत्पत्ति होती है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, उसके बाद में सारी बातें होंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उसके बाद में सारी बातें होती है। तो उत्पत्ति में आपको ये याद रखने में थोड़ी मुश्किल होगी, लोलट होगा यहाँ पर। ठीक है, उत्पत्तिवाद का संबंध किससे संबंध है? लोलट से है। और नायक का संबंध भुक्तिवाद से है। ठीक है, अभिनव गुप्त ने 3-4 पुस्तकें लिखी थी, उनका हम नाम देख लेते हैं क्या लिखी थी।
एक तो अभिनव भारती नाम था उसका, उनकी पुस्तक का। एक थी ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है। एक क्या थी, अभिनव भारती। दूसरी थी ध्वन्यालोक लो। एक दो पुस्तकें इनकी और भी है। अ, शायद आपके स्क्रीन पर सही नहीं आ रहा है ना, नीचे चला गया थोड़ा सा, तो देख लीजिए आप इस प्रकार से। अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। और इनके एक दो ग्रंथ और भी हैं, उनका नाम क्या है, काव्य कौतुक, इस प्रकार से कोई नाम है। फिर एक तंत्र पर कोई नाम है, तंत्रालोक। काव्य कौतुक विवरण और तंत्रालोक। लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपको दो ही ग्रंथ याद रखने हैं, अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन। और फिर भी आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, तंत्रालोक और काव्य कौतुक विवरण, ठीक है। ये इनके ग्रंथ हो गए। किनके? अभिनव भारती, इसके अभिनव गुप्त के। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं अब तक, और जितने भी लोग हैं, उन्हीं को हम भारतीय काव्य शास्त्र में याद करेंगे कि उन्होंने जैसे मान लो रस के बारे में करना शुरू किया, तो सबसे पहले भरत मुनि ने कुछ सिद्धांत दिए। फिर रस के बारे में भामा ने भी कह दिया और अलंकार मान लिया रस को एक, ठीक है, रसवत अलंकार कह दिया। फिर किसी ने कहा अलंकार नहीं है, ये तो आत्मा है। इस प्रकार से आगे चलता रहा। जो भी हम रस संप्रदाय पढ़ेंगे तब इसमें बारे में सारी बात पढ़ लेंगे कि रस को किसने क्या माना है, ठीक है। फिर अलंकार को किसने क्या माना है ये पढ़ेंगे। घूम फिर कर जितनी भी बात हम करेंगे आगे आने वाली कक्षा के अंदर, वो पूरी इन्हीं लोगों के बारे में बात करेंगे। 19 तो ये हो गए, ठीक है, और 4 ये हो गए। कितने हो गए? 23 हो गए। एक आदमी को याद कर लो और, जो इन सबसे अलग है यहाँ पर, वो है धनंजय, ठीक है। 10वीं शताब्दी के हैं ये, और इनका ग्रंथ है 10 रूपक। ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ लिखा था भरत मुनि ने, उसकी टीका है। अर्थात ये नाटक से संबंधित ग्रंथ है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। धनंजय का 10 रूपक नाट्यशास्त्र की टीका है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। 19 4 23 और एक 24 लोग हैं ये। इन्हीं के ग्रंथ और इन्हीं के ग्रंथ का, इन्हीं के विचारों का बार बार हमारे सामने आगे उल्लेख आएगा। इस वजह से हमें जरूरी है कि हम इनको याद कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ याद कर ली होगी। नहीं याद कर ली तो क्लास को 2 बार देख लेना, फास्ट फास्ट चला के देख लेना। और राइटिंग खराब है मेरी नो डाउटली, तो आप खुद अपने हाथ से लिख लेना। लेकिन ये याद रखिए कि इन 19 के सिवाय, 19 से अलावा कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी प्रश्न इन 19 क्या 24 लोगों के जितने भी ग्रंथ है उससे बाहर नहीं आएगा। इनका कालक्रम भी पूछा जा सकता है, पहले कौन है बाद में कौन है, ठीक है। इनका ग्रंथ भी पूछा जा सकता है। मैंने कोशिश की है कि आपको बढ़िया तरीके से रटवा दूं। अगर आप चाहें तो हम एक बार रिकेप भी कर सकते हैं कि अब तक क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा क्या कि कविताएं लिखी जाती है, ठीक है, उनको लक्ष्य ग्रंथ कहते हैं। जब कविताएं अनेक प्रकार की लिखी जाती हैं, तब कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार कविता के अंदर ये विशेषता होनी चाहिए, और इसके आधार पर वो ग्रंथ लिखते हैं, उनको कहते हैं लक्षण ग्रंथ। जो कविताएं लिखी जाती है, कविता रूप में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, मूल रूप से ओरिजिनल ग्रंथ होते हैं, वो होते हैं लक्ष्य ग्रंथ। फिर लक्षण ग्रंथ लिखते हैं। लक्षण ग्रंथ अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें निर्धारित की जाती है कि काव्य लिखने का कारण क्या है, उसे किसने प्रेरणा दी, उसका प्रयोजन क्या है, वो क्या चाहता है, धन कमाना चाहता है या नाम कमाना चाहता है या लोगों को भला करना चाहता है, ये प्रयोजन हो गए। फिर कहा कि यार इन्होंने काव्य लिख तो दिया, अब इसके लक्षण क्या क्या होंगे, कैसे कविता कहें इसको, क्या आधार होंगे जिसके आधार पर हम इसको कविता कह सकते हैं, ठीक है। तो कविता कहने का आधार क्या होंगे, इसके आधार पर काव्य लक्षण निर्धारित किए गए। फिर काव्य लक्षण का प्रयोजन और हेतु निर्धारित हो गए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि यार इन इसकी कुछ क्रक्स होना चाहिए, कुछ सारभूत चीज है ना, समझ में नहीं आ रही। तो सारभूत चीज क्या होनी चाहिए? तब किसी ने कहा है कोई कोई ऐसा भाव जगा दे, ठीक है ना, कि कोई शोक भाव जगा दे, कोई श्रृंगार भाव जगा दे, ठीक है, कोई हास्य भाव जगा दे, स्थायी भाव है ना, उसको परिपक्व कर दे, ऐसी कविता होनी चाहिए। तो ये जो भाव होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि इस भाव की जो चरम स्थिति है वो रस कहलाएगी, ठीक है। रस आना चाहिए, रस जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, कोशिश की है, लेकिन ये चरम आनंद की स्थिति है। तो रस आत्मा होनी चाहिए इसकी,
ठीक है, तो रस के बारे में बात करते हैं, फिर रस के अंग क्या होंगे, रस की व्याख्या क्या होगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन तब कोई आ गया, उसने कहा रस नहीं, ये क्या बात कर रहे हो तुम, तो ये तो तुम ये ऊपर की बात कर रहे हो, जिसे हम परिभाषित ही नहीं कर सकते, जिसे सुन नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, उसके बारे में क्या बात करना। कुछ ऐसी बात करो जिसे सुन सके हम। तब किसी ने कहा अलंकार करते हैं। फिर किसी ने कहा कि लिखने की एक शैली होती है और उस शैली के आधार पर ही लिखा जाना चाहिए, अनेक प्रकार की शैलियाँ होती है। तो किसी ने कह दिया रीति होनी चाहिए, किसी ने कहा ध्वनि होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और अपने अपने क्या दिए, सिद्धांत देते गए, और लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता गया। और पूरा हिंदी का मानिए आप, चाहे संस्कृत का मानिए, इसके बजाय ये ज़्यादा कहना उचित होगा कि भारतीय काव्य शास्त्र का निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ है। ठीक है, तो ये तो ग्रंथ मूल रूप से आएंगे। और जो रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, जिन्होंने भी कोई काव्य शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने नकल की है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना वैसे तो ना के बराबर है। मुझे नहीं लगता वहां से कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो चार पांच हो सकता है, कोई पंक्तियां हैं, जैसे देव ने कुछ कहा है, भिखारी दास ने कुछ कहा है, तो वो जो चार पांच पंक्तियां है, आठ दस पंक्तियां है, उनको हम देख लेंगे और नहीं पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र संबंधी जो भी प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा लक्षण ग्रंथ क्या है, आचार्यों के प्रकार क्या हैं, व्याख्याकार कौन है, संग्राहक कौन है, विस्तारक कौन है, ठीक है, उद्भावक कौन कौन है, क्या ग्रंथ लिखे, उनका समय क्या है, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। कोशिश करना कि इस क्लास को अगर एक बार में याद हो जाए तब तो सबसे बढ़िया है, नहीं याद हो तो दो बार जरूर देखना। ये पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आएगी, इस वजह से इस क्लास को देखकर जैसे जैसे बोल रहा हूँ अपने नोट्स बना लेना। धन्यवाद। प्लूटो हिंदी के साथ बने रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कुछ कर देना।